हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज जो आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस आते हैं निमोनिया, इन्फ्लुएंजा एंड टाइफाइड। टाइफाइड से वैसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है बेसिकली, तो इन टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये जो वीडियो एंड होने के बाद में आप लोगों को ये इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, और जिसका जो नोट्स का पासवर्ड मैं अभी कुछ देर में इस वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन निमोनिया का, तो निमोनिया इज़ ए इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। तो आप लोग को पता है निमोनिया क्या है, एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लंग्स का, जो मेनली बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होते हैं। द एयर सैक फिल्ड विथ प्लूरेंट फ्लूइड, तो प्लूरेंट जो फ्लूइड है उसके द्वारा जो एयर सैक है निमोनिया में वो फिल्ड हो जाते हैं। कॉजेज़ के विषय में बात करें तो इसके मेनली जो कॉजेज़ हैं वो 4 कॉजेज़ बताए गए हैं। एक बैक्टीरियल निमोनिया, एक बैक्टीरियल लाइक ऑर्गेनिज्म, एक होता है आपका फंगाई और एक होता है वायरस। तो बैक्टीरियल निमोनिया क्या होगा, तो ये स्टेफिलोकोकस निमोनिया के द्वारा कॉज होते हैं। ये क्या करता है, मेनली एक लोब जो आपका इट अफेक्टेड मोस्टली वन लोब ऑफ लंग्स कॉजेस लोबुलर निमोनिया। तो ये बैक्टीरियल निमोनिया के विषय में बताया गया है। बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म कौन से है, तो माइकोप्लाज्मा जो आपका निमोनिया होता है वो हो जाएगा। फंगाई निमोनिया किनको होता है, तो जिनकी वीक इम्यूनिटी होती है, ऐसे पीपल जिनकी मोस्ट कॉमन वीक इम्यूनिटी होती है उनको फंगस की वजह से भी निमोनिया हो जाता है, फंगाई निमोनिया। इसके अलावा वायरस निमोनिया, तो वायरस की वजह से, जैसे कि वायरल निमोनिया में वायरस की वजह से होगा, जैसे कोविड-19 के वायरस में आपको इन्फ्लुएंजा का वायरस हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, इनकी वजह से निमोनिया होगा। तो ये क्या है, कॉजेस 3 बताए गए हैं। बात करते हैं फिर क्लासिफिकेशन के विषय में। तो क्लासिफिकेशन में इसको 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। एक होगा आपका लोबुलर निमोनिया, एक होगा ब्रोंकल निमोनिया, फिर एक होगा इंटरस्टिशियल निमोनिया। बात करते हैं लोबुलर निमोनिया। इट इज़ ए एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ ए लोब और एंटायर लोब और टू लोब और बोथ द लंग्स। तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार का एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें आपका एक लोब या एंटायर लोब या 2 लोब या फिर लंग्स जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपका बताया गया है किसमें, लोबुलर निमोनिया में। इसके अलावा अगर बात करें ब्रोंकल निमोनिया के विषय में, तो ब्रोंकल निमोनिया में क्या होता है, इट इज़ ए पेटिशियल कॉन्सिडरेशन इन्वॉल्विंग वन और सीवियर lobular, usually lower lobe. It is basically caused by of a aspiration of a oropharyngeal content gravity। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है, ये इसमें क्या होता है, कंसोलिडेशन इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपका कंसोलिडेशन जो पेटिशियल है वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो है एक लोब में भी हो सकता है और सीवियर लोब में भी हो सकता है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल निमोनिया में क्या बोला गया है, इट इज़ ए टाइप ऑफ निमोनिया दैट इन्वॉल्व द इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू डिफ्यूज कंसोलिडेशन इज सीन। तो ये मेनली आपका क्या है, इंटरस्टिशियल निमोनिया में बोला गया है, जिसमें आपके मेनली आपका इंटरस्टिशियल जो आपके पार्ट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होता है, डिफ्यूज कंसोलिडेशन जो है वो आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा लोबुलर निमोनिया क्यों कॉज होता है, जैसे कि आपका बात की है ब्रोंकियल निमोनिया, तो वो क्या है, ओरोफेरेंजियल कंटेंट ग्रेविटी की वजह से जब उसका एस्पिरेशन हो जाता है तो उसकी वजह से जब जो है ब्रोंकियल निमोनिया कॉज होता है। जबकि आपका लोबुलर जो निमोनिया है, ये लोबुलर जो निमोनिया है वो उसके कॉजेस यहाँ पे बताए गए हैं। तो कौन से हैं, तो निमोनोकोकल निमोनिया हो गया, स्टेप्टोकोकल हो गया, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल हो गया, और आपका ग्राम नेगेटिव एरोबिक जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली कॉज करते हैं किसको, आपका जो लोबुलर निमोनिया है उसको। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका पैथोफिजियोलॉजी बताया गया है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर करता है लंग्स में। जैसे कि आप एस्पिरेशन करोगे, तो एस्पिरेशन जैसे ही आप करते हो तो एस्पिरेशन के दौरान जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लंग्स में एंटर करता है। फिर क्या है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉजेस इन्फ्लामेशन ऑफ ए पल्मोनरी टिश्यू, जिसके वजह से क्या होगा, आपका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉज होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ए पल्मोनरी टिश्यू। इसके बाद में आपका क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो एडिमा ऑफ ए एल्वुलर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इन्फ्लामेशन की वजह से आगे चल करके वो एडिमा जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। जो आपके एल्वुलर मेम्ब्रेन है वहाँ पे एडिमा होगा। उसके बाद में एल्वोलाई फिल विथ एक्सुडेट फ्रॉम इन्फ्लामेशन, तो उसके बाद में एल्वोलाई जो है वो फिल्ड विथ एक्सुडेट फ्रॉम इन्फ्लामेशन। इसके बाद में गैस कैन नॉट पास द एल्वोलर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से अब क्या होगा,
अब जो एल्वुलर मेम्ब्रेन है उससे गैस पास नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ऑक्सीडेट्स के द्वारा फिल्ड हो गए हैं, तो जो आपका गैस है वो पास नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एयर कैन नॉट इंटर फ्लूइड फिल्ड एल्वोलाई, तो ये भी चीज़ आपको सिमिलर सी है। अब जब गैस पास नहीं हो पा रहे हैं तो एयर भी वहाँ पे क्या है, वहाँ पास इंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्लूइड फिल्ड हो गया है ना एल्वोलाई, इस वजह से। अब अब एयर पास नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन की जो है कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा तो हाइपोक्सिया जो है वो कॉज करेगा, ठीक है। मतलब रिटेंशन हो जाएगा, सॉरी रिटेंशन ऑफ CO2 होगा, रिटेंशन ऑफ CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हाइपोक्सिया कॉज करेगा, और हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग शॉर्ट हो जाता है। जो ब्रीथिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगा, उसी को ही अपन निमोनिया कहेंगे। वेरी बहुत इजी बताया गया है पैथोफिजियोलॉजी। क्या हो रहा है, सबसे पहले एस्पिरेशन कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंटर कर रहे हैं, उसके बाद में आपका पल्मोनरी टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन की वजह से एडिमा डेवलप हो रहा है। कहाँ पे, एल्वुलर मेम्ब्रेन में। अब एल्वुलर मेम्ब्रेन में एडिमा डेवलप हो गया तो एक्सुडेट के फ्रॉम इन्फ्लामेशन हो जाएगा, फिर गैस जो है वो पास नहीं हो पाएगा। अब गैस पास नहीं हो पाएगा एल्वुलर मेम्ब्रेन से, तो एयर भी जो है आपका इंटर नहीं कर पाएगा एल्वोलाई में। अब एल्वोलाई में एयर एंटर नहीं कर पाएगा तो आपका रिटेंशन होगा CO2 को, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया कॉज होगा, और हाइपोक्सिया की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। तो ये मेनली आपका बताया गया है, हाइपोक्सिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स बात कर लेते हैं, क्या क्या आपका क्लिनिकल फीचर्स बताया गया। तो जैसे फीवर होगा, इसके अलावा इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगा, ग्रीनिश एंड येलो कलर का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम है वो आपको देखने को मिलेगा, जो थूक रहेगा वो ग्रीनिश एंड येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कफिंग होगा निमोनिया में, शार्प स्टेबिंग चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा, ब्रोंकियल ब्रीथिंग देखने को मिलेगा, और इसके अलावा O2 जो है उसका सेचुरेशन जो है वो कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो O2 सेचुरेशन। डलनेस ऑन परकशन ऑफ लंग्स, ठीक है, तो डलनेस ऑन परकशन ऑफ लंग्स ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, इजी हैं, याद कर सकते हो। फीवर, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आपको देखने को मिल रहे हैं, स्पेक्ट्रम जो आपका स्पेक्ट्रम है उसमें आपको क्या है, येलोविश एंड ग्रीन कलर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, कफ होगा, ब्रोंकियल ब्रीथिंग होगा, सेचुरेशन O2 का कम हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर स्टेजेस ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस इन निमोनिया, तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज को देखते हैं, एक एक स्टेज को अपन यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो स्टेज इसको मतलब फर्स्ट स्टेज ऐसा नहीं बोल सकते, प्रॉपर हर एक स्टेज का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे स्टेज ऑफ कंजेशनल यहाँ पे आपका बोला गया है, तो यहाँ पे स्टेज ऑफ कंजेशन इनिशियल फेज, तो यहाँ पे आपका कंजेशनल जो इनिशियल फेज है उसमें क्या देखने को मिलता है, तो अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, अफेक्टेड लोब इज ए इन लार्ज हैवी एंड डार्क एंड कंजेस्टेड। तो क्या होगा आपका, सबसे पहले कंजेशन जो है इनिशियल जो फेज होते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, जो आपका अफेक्टेड लोब है वो इनलार्ज हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, डार्केड एंड कंजेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रेड तो यहाँ पे आपका रेड हेपेटाइजेशन, अर्ली कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, तो इसमें आपका ये होता है कि दिस फेज लेट ऑफ फॉर 2 to 4 days, तो ये मेनली यह जो फेस आता है ये आपका 2 से 4 दिन में आता है। इसमें क्या होता है, दो अफेक्टेड लोब इज ए रेड फर्म और कंसोलिडेटेड, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा द term hepatization is a the term hepatization in pneumonia refers to liver like कंसिस्टेंसी ऑफ ए अफेक्टेड लोब, ये मेनली आपका क्या है, ये जो फेस है उसमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में ग्रे हेपेटाइजेशन लेट कंसोलिडेशन, इसमें क्या होता है, तो दिस फेस लेट फॉर 4 to 8 days, इसमें क्या होता है, जो आपका माइक्रोफेज स्टार्ट टू बिंग अपेयरिंग इन ए एक्सुडेट, तो यहाँ ये जो फेज़ होता है, जो आपका थर्ड फेज़ जो होता है वो 4 से 8 दिन में आता है। और इसमें क्या है, जो माइक्रो जो आपके
जो माइक्रोफेज जो होते हैं स्टार्ट कर लेते हैं एक्सुडेट का फॉर्मेशन करने का, उसका पेयरिंग करने का। तो ये मिल आपका बताया गया। इसके अलावा लास्ट फेज़ आपका क्या होता है, तो रिसोल्यूशन फेज़ होता है। इसमें क्या होता है, दिस फेज़ बिगिनिंग बाय 8 to 9 डेज। ये कब स्टार्ट होता है, तो 8 to 9 डेज में स्टार्ट होता है। सॉलिड फाइब्रोम्यूकस लोब इज सीन। तो जो लोब है वो क्या है आपका, सॉलिड फाइब्रोम्यूकस सीन दिखाई देगा। ग्रे, रेड, डर्टी, ब्राउन, फ्रोथी, येलो, क्रीमी फ्लूइड इज सीन। तो आपको जो है उसमें क्या है, ग्रे, रेड, डर्टी, ब्राउन, फ्रोथी, येलो, क्रीमी फ्लूइड जो है वो दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं निमोनिया का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो किससे किससे इसका जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जाता है, सापेक्ष निदान। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, लंग कैंसर हो गया, ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंतर्गत आता है। बात करते हैं निमोनिया में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे। तो निमोनिया में अपन सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे, CBC। इसके अलावा ABS कराएंगे। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे कराएंगे, स्पेक्ट्रम जो कल्चर टेस्ट है वो कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे। इसके अलावा जो प्लूरल फ्लूइड कल्चर है वो कराना है। तो ये मिल आपका इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस के अंतर्गत आ जाएगा। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैक्रोलॉइड्स यानी कि एंटीबायोटिक्स जो है वो आपको देने हैं। जैसे कि जो इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं 100 mg। फ्लूरोक्विनोन जो है वो दिया जा सकता है 400 mg। इसके अलावा एमॉक्सीसिलिन जो आपका वो अपन दे सकते हैं, एमॉक्सीसिलिन हो गया, सेपोट्रॉक्सिन हो गया, सेपेपोडॉक्सिन हो गया, ये अपन दे सकते हैं। इसके अलावा एपिसिलिन जो है एपिसिलिन सॉल्बेक्टम दे सकते हैं। तो ये मिल आपके जो मेडिसिन है उसके आपको याद रखना है। जो आपका एंटी न्यूमोनोकोकल जो ड्रग है वो अपन मेनली देंगे। इसके अलावा एमिनोग्लाइसराइड भी अपन दे सकते हैं, ग्लाइकोसाइड भी अपन दे सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट में बताया गया है। तो ये आपको बेसिक जो नाम है वो आपको याद रखना है, कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं करके। फिर उसके बाद में बात करते हैं इन्फ्लामेशन के बारे में क्या बताया गया है। इन्फ्लामेशन बोलता हूँ, इन्फ्लुएंजा के बारे में क्या बोला गया है। तो इन्फ्लुएंजा का डेफिनेशन बताया गया है, इन्फ्लुएंजा इज़ ए कंटिजीनियस एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आपको पता है क्या है, इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का रेस्पिरेटरी इलनेस है जो मेनली इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कंटिजीनियस एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है जो मेनली इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। द वायरस अटैक रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली जो है अटैक करता है, जैसे नोज, थ्रोट, लंग्स, इनको इफेक्ट करते हैं। कॉजेज़ के बारे में बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस travels through the air in droplet when someone with the infection cough, sneezing or talk। ठीक है, तो मतलब ये जो है कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंजा वायरस ट्रैवल करता है एयरवे के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू। और कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर खांस रहा है, छींक रहा है, बात कर रहा है, तो उसके द्वारा भी सामने वाले व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हो सकता है। तो ये कॉजेज़ बताया गया है। बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। तो एक्सपोजर टू वायरस से एक्सपोजर होगा। उसके बाद में क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस को है अटैक करते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन को अटैक करने के बाद में वो क्या करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस अपने आप को बढ़ाएगा, रिप्लिकेशन करेगा। रिप्लिकेशन के बाद में क्या है, प्रोडक्शन होगा साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन होने के बाद में क्या होता है, जो एयरवे है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। एयरवे इन्फ्लेमेशन के बाद में एयरवे जो है वो नैरो हो जाता है और COPD और ब्रोंकियल अस्थमा मेनली उत्पन्न होता है। और COPD और जब ब्रोंकियल अस्थमा होगा तो इन्फ्लुएंजा जो है उत्पन्न होता है। तो ये एक हिसाब से आपका पहला पैथोजेनेसिस है। सेकंड में क्या होगा, वही है एक्सपोजर होगा। आपका वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो अटैक करेगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, फिर रेप्लिकेशन करेगा, फिर साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन होगा। आपको पता ही है साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन होने के बाद में दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एक आपका एयरवे इन्फ्लेमेशन और आपका एल्वोलाइटिस हो सकता है। एल्वोलाइटिस जब होता है तो निमोनिया कॉज करता है और उसके बाद में इन्फ्लुएंजा उत्पन्न होता है। तो ये मेनली इसका पैथोजेनेसिस है। बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। फिर इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स बात कर लेते हैं। तो फीवर होगा, इसके अलावा एक्सट्रीम जो कोल्डनेस एंड चिल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ड्राई परसिस्टेंट कफ आपको देखने को मिलेगा, नेज़ल कंजेशन देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, हेडेक एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। ये सभी क्लिनिकल फीचर्स के अंतर्गत आ जाएगा।
इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में अपन क्लिनिकल फीचर्स इजी है, ठीक है। फीवर हो गया, एक्सट्रीम कोल्डनेस एंड चिल हो गया, ड्राई परसिस्टेंट कफ हो गया, नेजल कंजेशन हो गया, सोर थ्रोट हो गया, हेडेक एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग दोनों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में अपन क्या करेंगे, तो RT-PCR कराएंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएंगे, वायरल कल्चर कराएंगे। ओके, तो ये आपका इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस हो गया। अब ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटीवायरल एजेंट अपन दे सकते हैं, रेमेडी से जो आपका रेमडेसिविर है वो अपन दे सकते हैं, एमेंटाडीन दे सकते हैं, रिमेंटाडीन दे सकते हैं, वैक्सीनेशन कराना है। तो ये मिल आपके इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में बताया गया। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो टाइफाइड है, एंट्रिक फीवर, इसके बारे में बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग नोट्स में भी पूछे जाते हैं। डेफिनेशन क्या बताया गया है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस नोट्स का पासवर्ड जो है रिवील कर देता हूँ। तो इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, 3 चीज़ अपन पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा निमोनिया, तो निमोनिया का P, फिर देखा हमने इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का I, और टाइफाइड का T। ये 3 चीज़ आपको टाइप करना है। अगेन मैं पासवर्ड रिपीट कर रहा हूँ, PIT, 3 वर्ड का पासवर्ड है ये, PIT। जैसे ही आप ये 3 वर्ड टाइप करोगे आपका PDF ओपन हो जाएगा। कैपिटल लेटर में आपको इसको मेनली लिखना है, फिर PDF ओपन हो जाएगा। तो टाइफाइड एंट्रिक फीवर के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन बताया गया है, इट इज़ ए एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज कॉज बाय बैक्टीरियम सल्मोनेला टाइफी। आप लोग को पता है एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज है जो सल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं। द बैक्टीरिया यूजुअली इंटर्स द ब्लड थ्रू द माउथ बाय द इंजेक्शन ऑफ ए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये मेनली बैक्टीरिया क्या है, इसके द्वारा इंटर करता है। एक तो इंटर ब्लड थ्रू द माउथ बाय इंजेक्शन ऑफ ए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। फिर बोला गया है द बैक्टीरिया पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल। तो क्या करेगा, जब बैक्टीरिया जब इंटर कर लेता है शरीर में, तो सबसे पहले इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करता है, फिर मल्टीप्लाइज इन लिम्फॉइड टिश्यू, देन इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड कॉज टाइफाइड। सबसे पहले क्या किया, इसने इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट किया, अंदर जाने के बाद में फिर मल्टीप्लाई होता है लिम्फॉइड टिश्यू में, और उसके बाद में क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में जा करके जो टाइफाइड है उसको कॉज करते हैं। टाइफाइड को ही अपन और किन किन नामों से जानते हैं, तो टाइफाइड जो है फीवर इज आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक फीवर, एंट्रिक फीवर। तो गैस्ट्रिक फीवर, एंट्रिक फीवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। कॉजेज़ के विषय में बात करें तो फीको ओरल ट्रांसमिशन रूट, इसके अलावा टाइफाइड कैरियर। तो फीको ओरल जो ट्रांसमिशन रूट है उसमें क्या होता है, जैसे कि फूड वगैरह ईटिंग करते हैं, तो ईटिंग फूड दैट हैज़ बीन हैंडल बाय समवन वो हैज़ टाइफाइड फीवर। तो जैसे कि जो आप फूड खा रहे हो वो किसी ऐसे व्यक्ति, सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। ओके, कोई पहले से टाइफाइड फीवर से पीड़ित है और उसके द्वारा दिया गया जो फूड है या वो होल्डेड फूड है वो अगर आप ईट कर रहे हो तो उसके द्वारा फीको ओरल ट्रांसमिशन रूट के द्वारा अगर वहाँ पे रहेगा तो वो पहुँच जाएगा। इसके अलावा टाइफाइड कैरियर, तो टाइफाइड कैरियर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑन आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट सम पीपल कंटेन्ड द कैरियर बैक्टीरिया, सॉरी कैरी बैक्टीरिया टू कैरी बैक्टीरिया। तो मतलब क्या होता है, टाइफाइड जो कैरियर है, तो कई लोग ऐसा होता है कि टाइफाइड किसी को हुआ है, अब उसके एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चला है तो वो तो ठीक हो गया, बट क्या है जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसको क्या है कैरी करके रखते हैं और उसके द्वारा सामने वाले को हो जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, टाइफाइड कैरियर बोलते हैं। तो ये आपका बताया गया। फिर बात करते हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस बहुत ईजी है। तो क्या होगा, सबसे पहले इंजेक्शन कंटामिनेटेड फूड, जैसे आप कंटामिनेटेड फूड को इंजेस्ट करोगे, बैक्टीरिया जो है पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल को। बैक्टीरिया जैसे ही इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करते हैं तो बैक्टीरिया जो है ट्रांसपोर्ट टू लिम्फ नोड, उसके बाद में क्या है, पेनिट्रेट करने के बाद में वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, लिम्फ नोड में, और वहाँ पे लिम्फ नोड में जा करके लिम्फेटिक टिश्यू में अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में इंटर होता है। ब्लड स्ट्रीम में इंटर होने के बाद में बैक्टीरिया जो है इन्वॉल्व the gallbladder, biliary system and lymphatic tissue of bowel and multiply in high number। तो ये बाकी चीज़ों को अपने आप में इन्वॉल्व करके, जैसे गॉल ब्लैडर, बाइलरी सिस्टम, लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ बावेल, इनको क्या है
इन्वॉल्व करके अपने आप को हाई लेवल में मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन पास इनटू द स्टूल। तो ये मेनली आपका क्या है, फिर उसके बाद में क्या है, टाइफाइड की उत्पत्ति होती है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। जैसे मैंने डेफिनेशन पढ़े वही पैथोजेनेसिस में आपका देखें। क्लिनिकल फीचर बहुत ईजी है, क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो चिल्स, हेडेक होगा, डायरिया होगा, मसल जॉइंट पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख कम लगेगा यानी कि। इसके अलावा आपका वेट लॉस होगा, स्वलन होगा स्टमक में। तो ये मेनली आपको देखने को मिल रहा है। चिल्स हो रहा है सबसे पहले बात, हेडेक हो रहा है पेशेंट को, आपने देखा होगा टाइफाइड के फीवर को, चिल्स होगा, हेडेक होगा, डायरिया होता है क्योंकि देख रहे हो मल्टीप्लाई हो गया है, अब स्टूल के थ्रू पास होता है, डायरिया होगा, मसल एंड जॉइंट पेन होता है टाइफाइड फीवर में। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस होता है, स्वेलन हो जाएगा स्टमक में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो एक और क्लिनिकल फीचर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। स्टेप लोडेड पैटर्न, जो आपका फीवर होगा वो कौन से पैटर्न का होगा, स्टेप लोडेड पैटर्न का होगा। अब स्टेप लोडेड पैटर्न का मतलब क्या होता है, तो स्टेप लोडेड पैटर्न टाइफाइड के फीवर ये स्पेसिफिक होता है, ये चीज़ याद रखना। स्टेप लोडेड फीवर मतलब क्या होता है, फीवर राइज वन डे, फॉल्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, देन अगेन राइज अगेन फॉल। तो देख रहे हो जैसे कि क्या हो रहा है, फीवर जो है बढ़ जाता है, ठीक है, 1 डिग्री जैसे कि बढ़ गया। कब बढ़ गया, तो आपका दिन में, फिर अगली सुबह क्या होगा, वो फिर से कम हो जाएगा, फिर से अगले दिन बढ़ जाएगा। तो इस स्टेप से आपका फॉल्स डाउन आपको देखने को मिलता है। इस वजह से जो फीवर है वो राइज हो रहा है वन डे, फिर फॉल हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर अगेन जो है राइज होता है, फिर अगेन फॉल होता है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये ग्राफ आप बना लेना जिसमें टेम्परेचर और डेज लिखा हुआ है। 30 प्रकार से आपका जो टाइफाइड फीवर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को स्टेप लोडर पैटर्न बोलते हैं। तो स्टेप लोडेड पैटर्न मेनली बोला जाता है। कॉम्प्लिकेशन के विषय में बात करें तो इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है उसको लास्ट में आ ही जाता है, तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल हेमरेज, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, सेरेब्रल इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में क्या होगा, तो अपन विडाल टेस्ट करेंगे, इसके अलावा मेडिकल एंड ट्रैवल हिस्ट्री अपन चेक करेंगे, और क्या करेंगे तो बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू कल्चर कराएंगे। आईजी जो अपन टेस्ट है, ठीक है, वो अपने को कराना है, आईजीएम उसका अपने को कराना है। तो ये मिल जाए आपके इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में आ गया। विडाल टेस्ट है तो सबको ही पता है। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इसका अपन अलग अलग टाइप से करेंगे। इसका मेनली 3 टाइप से अपन जो है देखेंगे ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट को। एक होगा आपका फार्माकोलॉजिकल, जो आपका इंटरवेंशन होगा जिसमें अपन मेडिसिन देंगे। एक होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिसमें अपन क्या करेंगे, मेनली डाइट वगैरह अपन देंगे। एक होगा सर्जिकल इंटरवेंशन, जो बहुत अगर ज़रूरत है तभी करते हैं, जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो। और एक होता है आपका प्रिवेंशन। तो ये अपने को 4 चीज़ पहले तो आप लिखना, कौन सा, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन और आपका प्रिवेंशन। सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो इसमें क्या होता है, जो आपका टारगेटेड जो मैनेजमेंट है वो अपने को कराना है। तो टारगेटेड मैनेजमेंट में जैसे कि अपन क्या करेंगे, इसको भी 3 भाग में फार्माकोलॉजिकल को, टारगेटेड मैनेजमेंट, इसके अलावा प्रोफिलैटिक ट्रीटमेंट और आपका कंडीशनल मैनेजमेंट। टारगेटेड मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो अपने को बैक्टीरिया कम करना है तो एंटीबायोटिक देंगे। 3rd जनरेशन का जो आपका सिफेलोस्पिरिन है वो अपने को देना है। और जैसे कि इसमें आपके कुछ मेडिसिन बताए गए हैं, सिफोट्रॉक्सन हो गया, सिफोटॉक्सिम हो गया, ये अपने को देना है। इसके अलावा आपका फ्लूरोक्विनोलॉन जो है आप लोगों को पता ही है, दिया जाता है। तो ये मेनली आपका क्या है, टारगेटेड मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद में अपन जो है आगे बढ़ते हैं, तो प्रोफिलैक्टिक जो ट्रीटमेंट है वो कराया जाता है। फिर कंडीशनल मैनेजमेंट में अपन क्या है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे कि एंटीपैरेटिक्स हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, एंटाएसिड हो गया, इन्फ्लेमेटरी ड्रग हो गया जैसे कि NSAIDs हो गया, ये अपने को देना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है उसके अंतर्गत ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देना है, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस करना है, डाइट जैसे कि नॉन फैटी फूड, लो जो डाइट है वो देना है, जो IV सपोर्ट है वो देना है, बेड रेस्ट करने के लिए बोलना है। तो ये हो गया सर्जिकल इंटरवेंशन अगर ज़रूरत है तो, जैसे मैंने बोला।
बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन में आपका मेंटेनिंग पेशेंट हाइजीन, इसके अलावा अवॉइड ऑयली फैटी फूड, अवॉइड जंक फूड, इसके अलावा अपने को क्या बोलने हैं, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखने के लिए बोल रहे हैं। तो ये क्या है, प्रिवेंशन में आ जाएगा। तो मेंटेनिंग जो पेशेंट हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, अवॉइड करने बोलना है ऑयली एंड फैटी फूड को, ऑयली जंक फूड को अवॉइड करने के लिए बोलना है, बॉइल्ड वाटर जो है वो पीने के लिए बोल रहे हो, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ये मेनली बताया गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 देख लिया, क्या क्या, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा एंड टाइफाइड। तो ये 3 आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है तो इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव के ऊपर फॉलो करके आप लोग अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।